हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है किसी कारणवश, तो आप तैयारी को अच्छे से चलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम के इन्हीं नज़दीकी दिनों के अंदर आप थोड़ी सी अगर मेहनत कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चलिए पॉइंट पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जनरल साइंस में विद्युत धारा और विद्युत चुंबकत्व है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है। दूसरा कथन, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा केवल दो, या फिर एक और दो दोनों सही है, या फिर न तो एक और न ही दो। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सी इज द राइट आंसर। एक और दो दोनों कथन राइट होंगे। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार चुंबक की भांति कार्य करने लग जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को देखा था। प्रश्न, अगर साथियों प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय प्रभाव किसे कहा जाता है, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यानी जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। यह रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? पहला कथन मस्तिष्क से, दूसरा कथन वृक्क से, तीसरा हृदय और चौथा है यकृत। इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों इन दिए गए चार ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल एक और दो दोनों कथन, बी ऑप्शन केवल दो तीन चार, सी एक और तीन, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथन। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों सी इज द राइट आंसर, यानी एक और तीन जो कथन है वो राइट होंगे। यानी मानव शरीर के दो भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण होता है, वे कौन कौन से हैं? हृदय और मस्तिष्क। इसलिए सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों को प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीकी जिसे चुंबकीय अनुनाद यानी एमआरआई प्रतिबिंबन कहते हैं। यानी एमआरआई प्रतिबिंबन के उपयोग द्वारा किया जाता चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व का महत्वपूर्ण उपयोग है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि किसी पूर्ण चालक खोखले पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र ऑप्शन है 4p है, ऑप्शन बी अनंत है, या फिर शून्य, या फिर पिंड की आकृति पर निर्भर है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शून्य है। यानी विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह आकर्षण का प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी जब किसी खोखले चालक को विद्युत आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है तथा भीतरी पृष्ठ पर आवेश का मान शून्य रहता है। इसके लिए यानी इसके निम्नलिखित प्रभाव परिलक्षित होते हैं, जो आप इस प्रकार देख सकते हैं। खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक समान विभव पाया जाता है।
संपूर्ण आवेश के बाहरी पृष्ठ पर होने के कारण खोखला चालक विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है। यही कारण है कि आकाशीय बिजली गिरने पर खोखले जो चालक के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। तो साथियों, आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के अंदर सुमेलित करना होगा। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही आंसर को चुनिए। ऑप्शन है ए बी सी, जिसमें ए में है 2 4 3 1, बी में है 2 3 4 1 और सी में 1 4 3 2 और डी ऑप्शन में है 1 3 4 2। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 4 3 1, यानी चुंबकत्व है जो कि कोबाल्ट से सही सुमेलित होगा और मैग्नेस है वो यूनान से सही सुमेलित होगा और सी में है मैग्नेटाइट जो कि प्राकृतिक चुंबक से सही सुमेलित होगा और ए चुंबकीय है जो कि मिट्टी से सही सुमेलित होगा। यानी माना जाता है कि प्राचीन यूनान में मैग्नेस नामक एक गडरिये के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई थी। संभवतः मैग्नेस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम है जो कि मैग्नेटाइट रखा गया था। तो साथियों, आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, यह आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न इस प्रकार है कि यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन बढ़ेगा या फिर घटेगा, या पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी उसका प्रभाव है जो कि बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम यानी परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, वे एक बिंदु से प्रसर्जित हो सकती है। दूसरा जो ऑप्शन है, वे एक दूसरे को नहीं काटती है। सी ऑप्शन, 2 ध्रुवों के बीच क्षेत्र रेखाएं छोरों पर सटीक सरल रेखाएं नहीं हो सकती है। डी ऑप्शन, एक दंड चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। एक दंड चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है, यानी किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थों द्वारा बल का अनुभव किया जाता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाए तो आशा करता हूं आपका गलत नहीं होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक संचारित होती है तथा चुंबक के अंदर इन रेखाओं की दिशा है जो कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, यानी विपरीत हो जाती है। अतः ये रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों भरी जाती है, यानी क्यों प्रयुक्त की जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन, विद्युत की खपत कम करने के लिए। ऑप्शन सी, या फिर उत्सर्जित प्रकाश को रंगीन बनाने के लिए। ऑप्शन डी, बल्ब की कीमत को कम रखने के लिए। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। यानी विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, लेकिन टंगस्टन उच्च ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल सकता है। अतः इसमें ऑर्गन गैस
या किसी अन्य अक्रिय गैस को भरा जाता है या फिर प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त अक्रिय गैस की उपस्थिति से बल्ब में निम्न दाब की उपस्थिति उत्पन्न नहीं होती, जिससे टंगस्टन का उच्च ताप पर वाष्पीकरण धीरे हो जाता है और बल्ब का जीवन काल बढ़ने लग जाता है। तो साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि विद्युत ऊर्जा की बचत करने तथा पर्याप्त प्रकाश पाने के लिए हम CFL का उपयोग करते हैं। CFL का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा कि CFL का पूरा नाम या फिर CFL का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए कंडेंस्ड फिलामेंट लैंप, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैंप और सी ऑप्शन है कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लैंप। लास्ट ऑप्शन है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। यानी व्याख्या है कि CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसमें कम दाब पर पारे का वाष्प भरा जाता है यानी प्रयुक्त किया जाता है, जो विद्युत धारा के प्रभाव से किरणों का उत्सर्जन करता है और UV किरणों से ट्यूब की भीतरी सतह पर लेपित फास्फोर कोटिंग चमकने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है किसी P प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब साथियों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन चालन इलेक्ट्रॉन, सी आयन और डी है होल। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होल। यानी अर्धचालक इनकी प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं तथा विद्युत रोधी पदार्थों के बीच की होती है, जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं। पहला तात्विक सिलिकॉन जिसको SI व जर्मेनियम जिसको GE से दर्शाया जाता है, यौगिक अंतरासीन फोलियायोफिन और पोलीपाइरोल आदि। अपमिश्रण यानी डोपिंग के द्वारा अर्धचालक पदार्थों की चालकता में परिवर्तन किया जाता है और अपमिश्रण के पश्चात 2 प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। कौन कौन से? एक N प्रकार के अर्धचालक जिसके अंदर 5 संयोजकता वाले तत्व का अपमिश्रण यानी डोपिंग करते हैं तथा इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन यानी E होते हैं। और दूसरा जो प्रकार है P प्रकार के अर्धचालक, इसमें 3 संयोजकता वाले तत्वों का अपमिश्रण किया जाता है तथा इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। तो साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह कि विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इनका उपयोग लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु किया जाता है। दूसरा कथन, सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, यानी उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन केवल 1 या फिर केवल 2 या 1 और 2 दोनों सही है, या फिर न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन है जो कि राइट होंगे। यानी कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो कि विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला तार चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करता है, और दूसरा कथन है एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले 2 समानांतर तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो साथियों इन दिए गए कूट में से आप सही आंसर को चुनिए। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2
सी में दे रखा है 1 और 2 दोनों कथन सही है, और डी ऑप्शन में है न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी डी विल बी द राइट आंसर। न तो 1 और न ही 2, इस प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला तार अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और एक ही दिशा में प्रवाहित समानांतर धाराएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, और विपरीत दिशा में प्रवाहित समानांतर धाराएं विकर्षण करती है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान यानी कैजुअलिटी हो जाती है। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, इसलिए धरातल पर यह नहीं पहुंच पाता है। बी ऑप्शन पृथ्वी के इर्द गिर्द यानी पृथ्वी के आसपास इधर उधर की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। ऑप्शन सी वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ए बी सी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, यानी पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, इसलिए ये धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं। यानी पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के कारण आयन मंडल में उपस्थित विद्युत आवेशी कण जो कि कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे होते हैं ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं, परिणाम स्वरूप पृथ्वी का धरातल दुर्घटना से बच जाता है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल के गैसीय कणों से जब ये विद्युत आवेशी कण टकराते हैं तो ये विभिन्न रंगों यानी अलग अलग रंगों का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव पर तो अरोरा बोरियालिस और तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। उत्पन्न प्रकाश के रंगों में परिवर्तन टकराने वाली गैसों की प्रकृति में अंतर के कारण ये होता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है चुंबकीय भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर, और बी ऑप्शन है चुंबकीय ध्रुवों पर, सी दक्षिणी तथा उत्तरी ध्रुवों पर, या फिर कहीं भी नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन चुंबकीय ध्रुवों पर। यानी चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान है जो कि 0 होता है, और चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊर्ध्वाधर या तो अभिसरित होगी या अपसरित होंगी। इससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक लगभग 0 हो जाता है और दिक्सूचक की सुई सीधी नीचे या ऊपर की ओर इंगित करेगी। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि चुंबकीय यामोत्तर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है उत्तर दक्षिण के अनुदिश काल्पनिक रेखा है, या फिर काल्पनिक बिंदु है, या फिर काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल है, या फिर काल्पनिक क्षैतिज तल है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी चुंबकीय यामोत्तर काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल है। चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के समान ही चुंबकीय यामोत्तर उस स्थान और उस चुंबकीय उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल है। यानी किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बनने वाला कोण दिक्पात या फिर चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। तो साथियों आशा करता हूं, मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूं कि इस प्रकार का अगर प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न
होता है या फिर विद्युत उत्पन्न करता है। दूसरा कथन, विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा है जो कि ऋणात्मक। और तीसरा कथन है, विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों कथन सही है। बी ऑप्शन केवल 2, सी में केवल 3, लास्ट ऑप्शन है तीनों कथन सत्य, यानी 1 और 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही है 1, 2, 3। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है। इस सेल का एक सिरा धनात्मक जबकि दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या फिर प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग जो कि प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है, जो जिस प्रकार ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है टंगस्टन, दूसरा तांबे, तीसरा रुबिडियम और लास्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी इज द राइट आंसर, यानी रुबिडियम। प्रकाश विद्युत सेल ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित ऐसी युक्ति है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है या फिर परिवर्तित कर देती है। इसमें तंतु के रूप में रुबिडियम धातु का उपयोग किया जाता है, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा से होता है या फिर ऊष्मीय ऊर्जा से होता है, सी ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा से होता है या फिर नाभिकीय ऊर्जा से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, यानी रासायनिक ऊर्जा से होता है। शुष्क सेल यानी ड्राई सेल, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है यानी बदलती है। इसे लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। इसके केंद्र में एक कार्बन यानी ग्रेफाइट की छड़ होती है जो मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 और कार्बन पेस्ट में गिरी होती है। कार्बन छड़ कैथोड का कार्य करती है और जिंक के पात्र में विद्युत अपघट्य भरा होता है तथा जिंक का पात्र एनोड का कार्य करता है। और शुष्क सेल का विभव है जो कि 1.5 वोल्टेज होता है। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन थर्माकोल, दूसरा वायु, तीसरा कथन मानव शरीर और चौथा कथन है एल्यूमिनियम की पत्ती। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन या फिर कौन से विद्युत चालक का उदाहरण है? साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आम स्टूडेंट्स को इसका नॉलेज रहता है। पहला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, बी ऑप्शन केवल 2, 3 और सी ऑप्शन 3, 4 और लास्ट ऑप्शन है केवल 4। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी विल बी द राइट आंसर, यानी जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। साथियों, अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए कि विद्युत रोधक क्या होता है तो आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे ही विद्युत रोधक कहा जाता है। यानी थर्माकोल और वायु विद्युत रोधक है, जबकि एल्यूमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर में यानी मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत का चालक यानी सुचालक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 3 कथनों में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला कथन है प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरा कथन प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा कथन है प्रतिरोध जो कि हमेशा तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर इन दिए गए कूट में से राइट आंसर को चुनिए। पहला ऑप्शन केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन केवल 3 या फिर केवल 1 या फिर तीनों कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ए ऑप्शन, यानी कथन 1 और 2 राइट होंगे। यानी प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध और तापमान के बीच स्थायी संबंध नहीं होता है और चालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, जबकि अर्धचालकों को कुचालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध है जो कि बिल्कुल घटता है। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है। पहला ऑप्शन जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं यानी धीमी गति से कर देते हैं वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन है जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक, तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। या फिर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत चालक, तथा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। या फिर डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे तो विद्युत चालक कहते हैं, और जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे ही विद्युत रोधक कहा जाता है। यानी जिन पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत रोधक कहते हैं। अतः हमारा विकल्प बी सही होगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अन्योन्य प्रेरण क्या है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना को, या फिर एक कुंडली का दूसरी कुंडली के सापेक्ष उत्पन्न प्रेरण बल को, या फिर सी ऑप्शन में एक ही कुंडली में आंतरिक धारा परिवर्तन की दर को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण, या फिर किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना को क्या कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। साथियों, यानी एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है जो कि क्या है साथियों, हेनरी। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, प्रश्न यह है कि विद्युत बल्ब में होता है। साथियों, बताइए कि विद्युत बल्ब में क्या होता है। ऑप्शन ए फिलामेंट, या स्विच, या सॉकेट, या फिर ड्राइंग पिन। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक विद्युत बल्ब में होता है क्या होता है, फिलामेंट होता है। यानी विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसमें टर्मिनलों से जुड़ा होता है, दोनों साइड के जो टर्मिनल होते हैं अंदर उसे जुड़ा हुआ होता है, और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह फिलामेंट दीप्त हो जाता है यानी जलने लग जाता है। अतः विकल्प ए सही है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, तड़ित आघातों से भवनों को बचाने के लिए तड़ित चालकों का उपयोग किया जाता है। तड़ित चालकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन, तड़ित चालक अपने शीर्ष पर एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं जिसमें से तड़ित अधिमान्य रूप से इस पर ही आघात करे। दूसरा कथन, तड़ित चालक
भवन की सतह पर आवेश धारा को एक समान वितरित कर आघात के प्रभाव को कम कर देते हैं। तीसरा कथन, तड़ित चालक सारे आवेश धारा को भूमि के काफी अंदर ले जाते हैं। चौथा कथन है, तड़ित चालकों को भवन से किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थापित किया जाना चाहिए। साथियों, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही आंसर को चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन कथन 3 और 4, सी में है 1 3 4 और लास्ट ऑप्शन में है केवल 4। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 1 3 4। यानी तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर यह धातु की चालक छड़ होती है जिसे भवनों के ऊपर उन्हें आकाशीय विद्युत या फिर तड़ित से सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। इन्हें किसी चालक तार से जोड़कर धरती में दबी चालक प्लेट से जोड़ दिया जाता है। यदि आकाशीय बिजली भवन पर गिरती है तो तड़ित अपने शीर्ष पर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है और संपूर्ण तड़ित ऊर्जा को ग्रहण करके सीधे पृथ्वी तक पहुंचाकर भवनों को क्षतिग्रस्त यानी नुकसान होने से बचाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। दूसरा कथन, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तीसरा कथन, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 1 और 2, तीसरे ऑप्शन में है केवल 3, लास्ट ऑप्शन है तीनों कथन यानी 1, 2 और 3। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी में है कथन केवल 1 और 2 राइट होंगे। यानी मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है यानी इसमें आयरन उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है यानी अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, पहला कौन सा, उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिण ध्रुव होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही रुकता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है, कहां पर किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए या फिर वृहत धारा जनन के लिए या विद्युत क्षेत्र जनन के लिए या फिर उच्च आवर्ती वोल्टता जनन के लिए। साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए। यानी वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे उच्च विभव एवं उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न उच्च विद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों को त्वरित कर इनकी ऊर्जा वृद्धि करने में होता है। अगला प्रश्न है कि निमज्जन छड़ इमर्शन रोड एक उपकरण है जिसका प्रयोग जल या तेल या फिर कुछ अन्य तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस नियम पर कार्य करता है? साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है जूल का तापन नियम या फिर पास्कल का नियम या फिर न्यूटन का शीतलन नियम या लास्ट ऑप्शन है प्लांक का नियम। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जूल का तापन नियम। यानी जब किसी तार के इलेक्ट्रॉन व परमाणु आपस में टकराते हैं तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तार में विद्युत प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है जो कि कुछ निश्चित शर्तों तथा मापदंडों पर निर्भर करते हैं, जो कि आप इस प्रकार देख सकते हैं। धारा का परिमाण,
छड़ की प्रतिरोधकता और छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित होने में लगने वाला समय, इस प्रभाव को जूल का तापन नियम कहा जाता है। और यह निमज्जन छड़ यानी इमर्सन रॉड के कार्य करने के पीछे का सिद्धांत है। और विद्युत तापक के अंदर तापन तत्व एक विद्युत अवरोधक है। जब यह विद्युत प्रवाह प्रतिरोधक से गुजरता है तो यहां विद्युत उष्मा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है यानी बदल जाती है। ऐसा यू या फिर कुंडली के आकार की नली की सहायता से किया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि कथन ए खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। कारण आर यानी टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। साथियों, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर को चुनिए। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन में है ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण सही है। यानी खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए यानी स्टोरेज के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। क्योंकि टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और खराब होने से बच जाते हैं। और विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने यानी चढ़ाने की प्रक्रिया को ही विद्युत लेपन कहा जाता है। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। या फिर दूसरा कथन है थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक का आविष्कार किया था। साथियों, प्रयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? पहला ऑप्शन केवल एक या केवल दो या एक और दोनों सही है या फिर न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल एक। यानी थॉमस अल्वा एडिसन ने 1847 से 1931 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अतः कथन एक गलत है। इन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक सहित लगभग कुल 1300 आविष्कार किए थे। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है कि परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। दूसरा ऑप्शन है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, या फिर परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, या परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत। किसी विद्युत धारा की सतत चालू तथा बंद पथ यानी परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋण आवेशित है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत प्रवाह की दिशा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा पूर्णतया प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ही ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और डी ऑप्शन है
विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी फिर यूं कह लीजिए कि बदलती है। यानी विद्युत बल्ब धातु का पतला कुंडली नुमा तंतु होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इतना तप्त हो जाता है कि प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होने के कारण यह पिघलता नहीं है, अतः इससे प्रवाहित विद्युत धारा का आंशिक भाग प्रकाश ऊर्जा में तथा आंशिक भाग जो कि ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण विद्युत बल्ब की ऊर्जा दक्षता कम हो जाती है, जैसे कि CFL की ऊर्जा दक्षता विद्युत बल्ब से अधिक होती है तथा LED की ऊर्जा दक्षता CFL से भी अधिक होती है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना पड़ता है या फिर करते हैं? पहला ऑप्शन मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा को, या फिर सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या फिर मैग्नेटिक ऊर्जा। साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी रासायनिक ऊर्जा को। बैटरी अथवा सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न यह कि घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, या फिर पाश्चर्य क्रम जिसको कहा जाता है समांतर क्रम में, या फिर श्रेणी क्रम व पाश्चर्य क्रम समांतर क्रम दोनों में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पाश्चर्य क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी घरों में विद्युत परिपथ को पाश्चर्य क्रम यानी समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि विभिन्न इलेक्ट्रिक सामानों को उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का कोई अन्य अवयव कार्य नहीं करता है। साथियों साधारणतः आपको एक आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं कि घरों में अगर विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम के अंदर अगर हम जोड़ते हैं तो कोई एक उपकरण अगर कार्य करना बंद कर देता है यानी उसका जो परिपथ टूट जाता है तो आगे के सारे अवयव है जो कि कार्य करना बंद कर देते हैं। अगर हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम के अंदर जोड़ते हैं यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल, समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं तो अगर कोई एक उपकरण का यानी वायर कट हो जाता है यानी वो काम करना बंद कर देता है, बाकी अन्य अवयव है जो कि अपने काम पर लगे रहते हैं। साथियों आशा करता हूं ये समझ में आपको आया होगा। यह प्रश्न अगर इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपका प्रश्न शायद गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि कथन फर्स्ट, ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दंड चुंबक में एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव हो। दूसरा कथन है चुंबकीय ध्रुव युग्म में होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन नीचे दिए गए कूट में से सही आंसर को चुनिए। पहला ऑप्शन है दोनों कथन वेष्टित सत्य है तथा, और कथन 2 है जो कि कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कथन है दोनों कथन वेष्टित सत्य है किंतु कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन में है कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, और डी ऑप्शन में कथन 1 असत्य है और 2 सत्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी यानी कथन 1 है जो कि असत्य है और दूसरा कथन सत्य है। यानी प्रत्येक दंड चुंबक में 2 ध्रुव, एक तो होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। यदि किसी दंड चुंबक को बीच में से अगर काट दिया जाए यानी उसका टुकड़ा कर दिया जाए तो प्राप्त चुंबक के दोनों भागों में 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव उपस्थित होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि चुंबकीय ध्रुव युग्म में रहते हैं, एकल नहीं। यानी साथियों आपको साधारण भाषा में मैं समझाता हूं कि एक कोई चुंबक का टुकड़ा होता है तो उसके एक साइड उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरी साइड दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर हम उसको बीच में से काट देते हैं तो जो एक साइड अलग करते हैं उसका भी फिर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होगा, और जो दूसरी साइड टुकड़ा है उसका भी फिर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होगा। साथियों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न यह है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है हेनरी, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेड, सी ऑप्शन फेराडे या फिर वोल्टा ने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेड ने। यानी 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने विद्युत चुंबक को समझने एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1830 ईस्वी में इन्होंने यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न हुआ। अपने प्रक्षेपणों के यानी अपने प्रक्षेपणों के आधार पर ऑस्ट्रेड ने यह प्रमाणित किया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे कि रेडियो, टेलीविजन आदि का सृजन किया था। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक ऑस्ट्रेड रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत फ्यूज के संदर्भ में यानी विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इनका उपयोग लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है। दूसरा कथन है सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। साथियों, पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन में है केवल न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। यानी कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं यानी अपने परिपथ को तोड़ देते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है जो कि विद्युत परिपथों को क्षति यानी हानि तथा आग से बचाते हैं। अतः दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो कि परिवर्तित करती है किसको किसके अंदर परिवर्तित करती है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या फिर विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या फिर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एक विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो कि जैसे जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटर यानी जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, और विद्युत मिश्र को वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर आदि में किया जाता है। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। दूसरा कथन है चुंबक को गर्म करने पर चोट या गर्म करने या फिर चोट उस पे मारने पर तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देती है। तीसरा कथन स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव जो कि उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। चौथा कथन है कृत्रिम चुंबक एक ही आकार से बनाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन राइट है? इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 और 4 कथन राइट है, बी ऑप्शन में है 2 और 3, सी में है 1 2 3, लास्ट ऑप्शन में है उपयुक्त चारों कथन राइट है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 कथन ही राइट है, यानी सी इज द राइट आंसर। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने पर या फिर उसको चोट पहुंचाने पर या फिर ऊपर से कहीं से गिराने पर चुंबक यानी उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं यानी अपना गुण खो देते हैं। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाया जाए तो सदैव उसका एक सिरा है जो कि उत्तर की ओर होगा और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर आकर रुक जाता है। इसलिए इन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव ही कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकारों में बनाया जा सकता है।
इसलिए सी जो 4 नंबर पे कथन है कृत्रिम चुंबक एक ही आकार में बनाया जाता है, ये कथन गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ट्रांसफॉर्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा कथन है ट्रांसफॉर्मर के द्वारा बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1, या फिर कथन केवल 2, या 1 और 2 दोनों सही है, या फिर न तो 1 और नहीं 2। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कथन 2 है जो कि गलत है। ट्रांसफॉर्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः कथन 1 सही है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य जो कि रेक्टिफायर करता है, और दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का कार्य जो कि ट्रांसफॉर्मर करता है। तो साथियों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।